ये खड़ूस अंकल ही रह गया है क्या पूरी दुनिया में मेरे लिए। जब ये कहकर उस लड़की ने हमारे बचपन की मंगनी तोड़ी तो मेरा ईगो शदीद हर्ट हुआ। मुझे तो खुद वो एक आँख नहीं भाती थी। ये तो मेरी अम्मी थी जिन्होंने ज़बरदस्ती मंगनी करवाई। मैं हूँ जुनैद और ये है मेरी लव स्टोरी। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमर। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपके होस्ट अली से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हुस्न कमल का एक बेहतरीन नावल मेरी खुर्चन। तो चलें बगैर किसी देरी के नावल शुरू करते हैं। राइटर हुस्न कमल, नावल मेरी खुर्चन, एपिसोड 6। वाह, कितनी प्यारी साड़ी है। जुनैद भाई जब घर नहीं होते थे तब मैं फूफो के घर चली जाती। आज जब मैं फूफो के पास आई तो वो अपनी साड़ियाँ देख करके अलमारी में सजा रही थी। उनमें से एक लाल रंग की साड़ी देखकर मेरी आंखें चमकी। मेरी पसंदीदा साड़ी है ये, पहन कर देख ज़रा, मुझे यकीन है तुझ पर बड़ी जचेगी। फूफो ने साड़ी मुझ पर लगाते हुए कहा। मुझ पर? मैं उलझ कर मुँह बिगाड़ने लगी। मुझे सिर्फ देखने तक अच्छी लगी थी, पहनने का मेरा कोई इरादा ना था। हाँ, लंबी और पतली लड़कियों पर साड़ी बड़ी प्यारी लगती है। चलो उठो, नखरे ना करो ज़्यादा, पहन कर दिखाओ मुझे, पप्पो ने मुझ पर जोर देते हुए कहा। पर मुझे पहनना नहीं आती। मैंने जान छुड़ाने की नीयत से जवाब पेश किया, मगर वो काबिल कबूल ना था पप्पो की अदालत में। उसमें क्या बड़ी बात है, मैं सेट कर दूंगी, तो पहन कर आओ। पप्पो के बेहद इसरार पर मैंने साड़ी ना चाहते हुए भी ज़ैपन कर ली। पहनने के बाद जब आईने में अपना अक्स देखा तो लगा मैं तो कोई मॉडल सी लग रही हूँ। हाय, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतनी खूबसूरत दिखती हूँ। पप्पो भी सदके वारी जा रही थी। उनका हौसला अफजाई करने पर मैं लाउंज में खूब मटक मटक कर गेट वॉक करने लगी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरे नज़दीक इंसान को अपना आप खुद अच्छा लगना चाहिए, बाकियों की खैर है। आज मैं अपनी 16th बर्थडे मना रही थी। मैं पीले रंग की स्कर्ट और उस पर नीली जीन्स पहने सबसे पहले तैयार हो गई थी हॉल में जाने के लिए। ओए, आज भी खाली हाथ? तोहफा कहाँ है मेरा? दानिश जैसे ही घर में दाखिल हुआ मेरी उसकी खाली हाथों पर गई। मैंने तेज़ी से उसे टोकते हुए कहा, तो तू तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? उसने मेरे सवाल को मुकम्मल इग्नोर करते हुए मेरा सर तपाँव जायज़ा लेते हुए पूछा। अंधा हो गया है क्या? लड़कियों को ताड़ ताड़ कर लगता है तेरी आँखों की बीनाई चाप दे गई है। तुझे मैं तैयार नज़र नहीं आ रही? मैं उसे खासा जलील करते हुए बोली। आमना बाजी, ज़रा इधर तो आओ। वो आमना अभी का हाथ पकड़कर उन्हें मेरे सामने ले आया। बताओ, ये लग रही है बर्थडे गर्ल? उसके सवाल पर आमना अभी मेरा सर तपाँव तनकीदी जायज़ा लेना स्टार्ट हो गई। क्या? उन्होंने नफ़ी में गर्दन को चम्बश देते हुए अपने चेहरे से नापसंदीदगी की तासरा दिए, जिस पर मैं उलझ कर पूछने लगी। जैसे रोज़मर्रा में लगती हो वैसी ही लग रही हो, उन्होंने मुंह बसूरे कहा। मगर आप ही, ये मेरा नया ड्रेस है, मैंने तेज़ी से एहतजाजन कहा। चलो मेरे साथ। दानिश सर झटक कर कहता वो मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। कहाँ? मैं और आप ही हम आवाज़ होकर इस्तफसार करने लगे। बस आधा घंटा दें आप ही मुझे, मैं उसे आज बंदरिया से इंसान की बच्ची बना कर लाता हूँ। वो आमना अभी से लचकदार अंदाज में कहकर मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती पार्लर ले गया। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। पार्लर पहुँचकर जब मैं कार से उतरने लगी तो उसने पीछे की सीट से उठाकर मेरी बैग बढ़ाया। वो मुझे पार्लर ज़बरदस्ती लाया था, इसलिए मैं खफकी से उसे घूरते हुए बैग उठाकर पार्लर में एंटर हो गई। पार्लर में मेरी बुकिंग पहले से ही दानिश ने करवा रखी थी। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार पार्लर आई थी। आपका यही ड्रेस है?
पार्लर वाली ने मुझे सीट पर बिठाते हुए पूछा। जी। मैंने आसपास में सर हिलाया। और कोई ज्वेलरी वगैरह सेट करवानी है आपको? उनके सवाल पर मैंने सोचा क्यों ना एक बार दानिश के तोहफे को चेक कर लूं। बैग में सफ़ेद रंग की कमीज शलवार थे जो निहायत खूबसूरत और महंगे मालूम हो रहे थे, और साथ साथ उसकी मैचिंग की झुमकियाँ और सैंडल भी थे। दानिश जैसे कंजूस मक्खी जो उस शख्स ने मुझे इतना महंगा तोहफा दिया था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसका तोहफा मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखेर लाया था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी ने तोहफे में कमीज शलवार गिफ्ट किया था जो मुझे बहुत पसंद आया। पार्लर वाली तो ऐसा लगा मैं कब से खेल रही हो। सिर्फ 15 मिनट में उसने मुझे बदल दिया था। फिर कुछ कपड़ों का भी कमाल था। मैं कार में जब वापस आकर बैठी तो मैंने दानिश की निगाहों में अपने लिए सताइश ही पाई। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा तोहफा। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें मेरी खुशी है। अगले ही लम्हे उसने मेरे बालों को कान के पीछे करते हुए निहायत रोमानी अंदाज में कहा। मुझे उसके छूने ने अजीब सी करवाहट में मुबतला किया। उसकी आंखों में रोमानियत भरी थी जिसने मुझे मुकम्मल शॉक में डाल दिया। दानिश, कार स्टार्ट करो। मैंने तेज़ी से उसका हाथ झटक कर मुँह दूसरी जानब मोड़ते हुए सख्त लहजे में कहा। क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? वो फिक्रमंद लहजे में गोया हुआ। उस लम्हे में खामोश रही। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या जवाब दूँ। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैंने आहिस्तेगी से सर झटकते हुए कहा। कभी कभार हम देखकर भी अनदेखा करना चाहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। हकीकत को फेस करने से मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मेरा एक ही तो जिगरी दोस्त था, बचपन का साथी, जो समझता था मुझे, मेरी हर बात को, मेरे जज्बात को, जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता था। मैं अपना दोस्त खोना नहीं चाहती थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बल्कि बहुत वक्त से कहना चाह रहा हूँ। दानिश ने मेरा हाथ थाम कर बड़ी मोहब्बत से कहा। मुझे तुम बहुत पसंद हो हेमन, और मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में काफ़ी टाइम से साथ जज्बात रखता हूँ। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। दानिश, मेरी मंगनी हो चुकी है और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। फिर उन बातों का क्या मतलब? क्यों तुम हमारी दोस्ती को ख़राब कर रहे हो? मैंने अपना हाथ उसके पकड़ से छुड़ाते हुए गुस्से से कहा। आज मुझे समझ आ रहा था कि वह क्यों हर वक्त मेरी मंगनी ख़त्म कराने के पीछे पड़ा रहता था। जुनैद भाई तुम्हें पसंद नहीं करते, मैं करता हूँ। मैंने अम्मी अबू से बात कर ली है, उन्हें भी हमारे रिश्ते से कोई मसला नहीं है। वो अभी बोल ही रहा था कि मैंने तेज़ी से उसकी बात काटते हुए बोली। दानिश, खड़ूस अंकल मुझे पसंद करते हैं या नहीं, ये मेरा मसला है। मैंने उससे नज़रें मिलाकर टोक अंदाज में कहा। जी नहीं, ये तुम्हारा अकेले का मसला नहीं है। मैं अपनी मोहब्बत एक नाकदरे शख्स को नहीं देने वाला, किसी सूरत नहीं। एक वक्त मैं पीछे हट जाता अगर मैं देखता कि वो तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा अच्छे और बेहतर हैं, मगर ऐसा नहीं है। मैंने उस लम्हे दानिश की आंखों में जुनून देखा। उसकी आंखें मुझे खौफजदा कर रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ा दुख उस वक्त यही था कि मैं दानिश की बातों को झुठला नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी वो ठीक कह रहा है। मैं ज़बरदस्ती मुसलत की गई हूँ उन पर। मेरी कदर करना तो बहुत दूर की बात है, वो मुझसे सीधे मुँह बात तक नहीं करना पसंद करते। अचानक दानिश का सैल रिंग हुआ। अभी मुझे घर छोड़ो, वरना मैं पैदल चली जाऊँ। उसे आमना आपी की काल काटते हुए देख मैं गुस्से से बफर कर कार का गेट खोलते हुए धमकी आमेज लहजे में गोया हुई। वो वाकिफ था मेरी कार से उतर जाऊँगी अगर उसने मेरी बात ना मानी तो। वो मुझे लेकर डायरेक्ट हाल पहुँचा। वाह, तुम तो बिल्कुल सहरिश लग रही हो आज। हमें तो पता ही नहीं था हमारी छोटी नंद इतनी खूबसूरत है। भाभी ने मेरी तारीफ़ करते हुए कहा। वो वाहिद नहीं थी, आज हर कोई मेरी बहुत तारीफ़ करता, मगर मुझे वो तारीफ़ ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं सहरिश आपी जैसी नहीं लगना चाहती, कभी नहीं। मेरा दिल उदास हो गया। मेरी निगाहें सिर्फ खड़ूस अंकल को ढूंढ रही थी। मैं सिर्फ उनका रिएक्शन देखना चाहती थी। आज तो कोई बड़ा प्यारा लग रहा है। क्या बात है? सहरिश आपी के हस्बैंड मुस्कुराते हुए मुझे छेड़ने लगे। हाँ, आज तो बिल्कुल मेरी परछाई लग रही हो। जुनैद तो पहली निगाह में फिदा हो जाएगा तुम पर, सहरिश आपी ने इतराते हुए कहा। उनके अल्फाज निशे की तरह मेरे जिस्म में प्योस्त हुए थे।
मैं बस दिल ही दिल दुआ करने लगी कि आज जब खड़ूस अंकल मुझे देखें तो मुंह बस हुए कहें, खुरचिन मेकअप तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहा, तुम सादगी में ही ठीक लगती हो। इत्तेफाक से मैं उनसे टकराई। वही हुआ था जिसका मुझे डर था। उनकी निगाह पहली बार मेरे लिए सताइश उभरी थी। वो मुझे पलकें चिपकाए बगैर बस टकी बांधे देखे चले जा रहे थे। उन्होंने लफ्ज़ी तौर पर कुछ नहीं कहा, मगर कुछ कहने की जरूरत बाकी भी नहीं रही थी। उनकी निगाहों ने सब कह दिया था कि उन्हें आज पहली बार मैं अच्छी लग रही हूँ, और क्यों ना लगती। आखिर उनकी महबूबा ने मुझे खुद अपनी परिचय होने का खिताब दिया था। वापसी पर उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर फ़कत एक लिफाफा पकड़ा दिया। मैं उनकी ज़िंदगी में इतनी भी अहमियत नहीं रखती थी कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक तोहफ़ा ही ले आते। मैंने गुस्से से कमरे में जाकर उस लिफाफे को बगैर खोले अपनी दराज में पटक दिया। पेपर से फारिग होते ही कुछ दिन बाद पप्पू अपने हस्बैंड के साथ बाकायदा शादी की बात करने आई। शुरू से मेरे घर वालों ने पूरे खानदान को यही तासर दिया था कि मैं अभी बच्ची हूँ, मुझे जुनैद भाई से अपनी मंगनी की कोई खबर नहीं। अबू अम्मी वैसे भी मंगनी तोड़ देना चाहते थे, क्योंकि दानिश ने मेरे वाले दिन अम्मी से खुद बात की थी, जिसका मुझे इल्म बाद में हुआ। मैं अक्सर जुनैद भाई को खड़ूस अंकल कहा करती थी, सब घर वालों के सामने। मुझे क्या खबर थी कि अब्बू वही ज़रा लहजा बदल कर पप्पू को जवाब में दे देंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद अब्बू ने मुझसे अलग से पूछा मैं क्या चाहती हूँ। अब्बू के सवाल करते ही मेरे जहन के अल्फाज घूमने लगे, और मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारना चाहती हूँ जिसे मेरी ज़रा परवाह नहीं, जिसने मुझे कभी पसंद नहीं किया, जो अपनी नापसंदगी का इज़हार करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। क्या मैं खुश रह पाऊँगी उसके साथ जो मुझ में मेरी बड़ी बहन को तलाश करता है। मेरे दिल ने साफ जवाब दिया, नहीं। मैंने अब्बू को कोई जवाब न दिया, क्योंकि मेरे दिल को अभी भी आस बाकी थी, एक आस, हल्की सी उम्मीद। अभी मंगनी टूटी नहीं थी। अब्बू अम्मी इंतज़ार कर रहे थे जुनैद भाई रिएक्शन का, और मैं भी। मगर वो सितमगर तो जिस इंतज़ार में बैठा हुआ था, बजाय मंगनी टूटने से बचाने के, वो अमेरिका जाकर बैठ गए। जाते वक्त मिलने तक नहीं आए, और वो अब्बू से जिसका अब्बू को शदीद दुख हुआ। उनके चले जाने के बाद मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। जालू ने बहुत छोटी उम्र में मुझे मोहब्बत का रोग लगा दिया था। एक दिन अब्बू वो घर बात करने गए। वापस आकर उन्होंने कि सबकी रजामंद से मेरी मंगनी अब इस सितमगर से ख़त्म हो गई है। उस लम्हे तो मैं सब घर वालों के सामने पत्थर पर खड़ी रही, मगर अपने कमरे में आकर कंबल में मुँह छुपाकर खूब फूट फूट कर रोई। मंगनी टूटने का मुझे शदीद सदमा पहुंचा था। मुझे लगने लगा था कि उन्होंने मुझसे जान छुड़ाई है। कुछ माह बाद ही बड़े अब्बू के घर से दानिश का रिश्ता आया, जिस पर अब्बू बाखुश ही रजामंद हो गए। मैंने अपने कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल तर्क कर दिया था। खाना भी अम्मी बड़ी ज़बरदस्ती खिलाती। मेरे और दानिश के दरमियान भी बस सब बदल गया था। दूरी मैंने दांस्ता तौर पर खुद बढ़ाई थी, जिसका वो अक्सर शिकवा भी करता। इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन। एक यौम मैं सोकर उठी तो सहरिश आपी की सास के इंतकाल की इत्तला मिली। सास के इंतकाल के बाद आपी के रंग ढंग ही बदल गए। उन्होंने घर आना जाना भी छोड़ दिया, साथ साथ उनका रोना धोना भी ख़त्म हो गया। अब वह बहुत मुतमईन थी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से। मोहल्ले की एक तकरीब में मेरा उनसे टकराव हुआ। वहाँ वो बड़े फ़ख्र से सबको बता रही थी उनके हस्बैंड ने नई कार खरीदी है। कुछ लोग फसादी होते हैं, जब तक खुद खुश ना हो दूसरों की ज़िंदगी में भी आग लगाते रहते हैं। सहरिश आपी उन्हीं फसादी लोगों में सरे फहरिस्त हैं। मैं तंजिया मुस्कुराते हुए उन्हें बगैर सलाम करे वहाँ से गुज़र गई। मैं भी खुश थी, क्योंकि अब ये फसादी औरत हमारे घर नहीं आया करती थी, मेरा और मेरे माँ बाप का खून जलाने। अब हमारे घर में काफ़ी सुकून था। जुनैद भाई अमेरिका जाने के बाद बहुत मगरूर हो गए थे, मगर ऐसी भी क्या मगरूरियत के इंसान अपने ही वालिदैन से रब्ता ना करे। बेचारी पुप्पो अक्सर हमारे घर आकर रोती। मुझे बहुत गुस्सा आता था उस खड़ूस अंकल पर। हमारे ख़ानदान में मैं पहली लड़की थी जो आगे पढ़ना चाहती, वो भी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट बनकर। मैं बहुत लाडली थी, इसलिए सिर्फ एक
दिन खाना ना खाना काफ़ी रहा अम्मी अबू को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। मैंने दिन रात मेहनत की, दिल लगा कर पढ़ाई की। मुझे अक्सर एक ख्याल बहुत परेशान करके रखता, वो था मेरा दानिश से शादी के बाद गोल मटोल सा हो जाना, जैसे हमारे ख़ानदान की बाकी सारी शादीशुदा ख़वातीन थी। मुझे बाकायदा पूरी तस्वीर फिल्म नज़र आती कि मेरे 4-5 बच्चे हैं, मैं गोल मटोल सी हो गई हूँ। मेरे बच्चे मुझे दिन रात एक पाँव पर नचा कर रखते हैं। तब जुनैद भाई अमेरिका से अपनी गोरी सी मैम के साथ मुझे उससे मिलने आए हैं, जो देखे हैं भला की हसीन है और सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करती है। मेरा एक माँ का बच्चा दाएँ गोद में है और दूसरा 1 साल का बाएँ गोद में। उससे बड़ा मेरा दामन पकड़ कर खींच रहा है और उससे बड़ा वाशरूम में बैठा पोटी दिलाने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। और इस लम्हे में मेरा बदसूरत सा होलिया देखकर जुनैद भाई के चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट है। अपने माजी में किए हुए फैसले को लेकर अस्तगफुरुल्लाह। मैं दिली तौर पर ख्वाहिश रखती थी कि एक दिन उस बुलंदी पर पहुंचूं कि जुनैद भाई को पछतावा हो मुझे छोड़ने पर, ना कि खुशी। मैंने दांस्ता तौर पर पढ़ाई मुकम्मल करते हुए अपनी सीवी उसी कंपनी में भेजी जहाँ जुनैद भाई थे। मैंने जाए नमाज पर बैठ कर खूब रो रो कर दुआएँ की कि मेरी सिलेक्शन हो जाए। मैं नहीं जानती ये मेरी दुआएं थी या गुड लक या दिन रात की जाने वाली मेहनत। मुझे सिर्फ कुछ माह गुजरने के बाद ही उनका मुस्बत जवाब मौसूल हो गया था। मैंने बगैर किसी को बताए इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने की जुर्रत की थी। फिर 1 हफ्ते तक अम्मी अबू को भाइयों को शदीद गुस्सा व नाराज़गी फेस किया। फ़िलहाल थोड़े मगरमच्छ के आंसू बहाने से मेरा काम बन गया और मैं चल पड़ी अमेरिका, मेरे ख्वाबों की दुनिया जहाँ वो सितमगर था। मैं सिर्फ खड़ूस उनका रिएक्शन देखना चाहती थी और मुझे वो मिला भी। उनके चेहरे की हैरत ही मेरी जीत थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब वो मुझे बड़ी इज्जत से मिस एमन के मुखातिब करते। सब कुछ ठीक चल रहा था कि रमज़ान की मुबारकबाद देने के लिए मैंने अपने वालिदैन को कॉल की। तब मेरे सर पर अम्मी जान ने एटम बम फोड़ा कि ईद के चौथे दिन शादी का। मैंने पुरजोर एहतजाज किया मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर तुम कब तक भागोगी अपनी शादी से? अम्मी के सवाल ने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं भी थक गई थी अब सेहराब के पीछे भागते भागते। मैं अपने वालिद के बुढ़ापे की औलाद थी और ख़ानदान की सबसे छोटी। उसी सबब मुझे शुरू से जुनैद भाई खुर्चन कहते। आज मुझे उनका खुर्चन कहना शिद्दत से याद आ रहा था, जबकि पुराने वक्तों में मुझे उनका यही खुर्चन कहना सख्त ज़हर लगता था। मेरी आंखें खुद आंसू बहा रही थी, जबकि लबों पर बड़ी सी मुस्कान रखसा थी। मैं नहीं जानती मैं हंस रही थी या रो रही थी। बैक वक्त शायद मैं आज दोनों ही काम कर रही थी। मेरे वालिदैन मेरी दानिश से शादी कराकर अब जल्द से जल्द अपने फर्ज से सबका दोष होना चाहते थे। जुनैद, उसकी शादी की खबर मुझे पागल कर रही थी। वो मेरी खुर्चन थी। पूरी ज़िंदगी मैंने इंतज़ार किया था उसका। 3 दिन तक मैं शदीद सदमे में रहा। उस दौरान मैं अपना ज़्यादा वक्त मस्जिद में रहा। रमज़ान के दिन चल रहे थे। मैं सिर्फ एक गिलास पानी पी कर सहरी करता और 1 गिलास पानी तथा पानी से अफ्तारी। मैं हर नमाज में बहुत रोता, इतना कि मैं चाहे नमाज आंसू से भीग जाती। ऑफिस से मुसलसल कॉल्स व मैसेज आ रहे थे। फिर दिन बास खुद अपने सेक्रेटरी के साथ मेरे अपार्टमेंट चले आए। मैंने अपनी तबीयत ख़राब होने का बहाना किया। मुझे क्या खबर थी ये बहाना मुझे बड़ा महंगा पड़ने वाला है। अगले ही दिन ऑफिस का सारा स्टाफ मेरी तबीयत पूछी घर चला आया, सिवाय उस जालिम खुर्चन के। वो कितनी पत्थर दिल है ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। मेरी तबीयत ख़राब होने का सुनकर भी उसकी सेहत पर कौन सा कोई फ़र्क पड़ा होगा। मैं यही सोचकर करता रहा। मैं पूरे 1 हफ्ते ऑफिस से गायब रहा, मगर वो मेरा हाल पूछने नहीं आई। आप इस वक्त रात के 2 बजे मैं उसके अपार्टमेंट जहाँ पहुँचा था, वो उलझी थी मुझे देख। अंदर आ सकता हूँ मिस एमन? मैंने नॉर्मल अंदाज में इस्तफसार किया। हाँ, मगर वो हिचकिचाहट से अभी बोल ही रही थी कि मैंने उसका हाथ पकड़कर घर में दाखिल हो गया। आप इस वक्त क्यों आए? मैं उसे लाउंज तक ले आया था किए जाने वाले सवालात को मुकम्मल इग्नोर करते हुए। क्यों? तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? मैं अंधा नहीं था, मुझे उसके चेहरे पर उभरता हुआ खौफ साफ नज़र आ रहा था। नहीं तो मैं क्यों आपसे डरने लगी? उसने बगैर नज़रें मिलाए तेज़ी से जवाब दिया। मैंने उसे सोफे पर बिठाया और खुद
और खुद के उसके बराबर में बैठ गया। बेफिक्र हो जाओ, तुम कल भी मेरी जिम्मेदारी व इज़्ज़त थी, चाहे तुम मानो या ना मानो, मगर तुम आज भी मेरी जिम्मेदारी व इज़्ज़त हो। और जुनैद को अपनी इज़्ज़त व ज़िम्मेदारी का ख्याल रखना खूब आता है। मैंने निहायत मोहब्बत से उसकी जानिब देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अगले ही लम्हे तंजिया मुस्कान बिखरी, जिसे देख मैं उलझा। जारी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।